तो आज के सेशन का टॉपिक है संयुक्त सत्र। ठीक है, संसद का संयुक्त सत्र। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली में जो संसद के दो सदन है, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ये दो प्रमुख सदन हैं। और आप एक चीज ये भी जानते हैं कि जो भी विधि निर्माण का कार्य है वो संसद को सौंपा गया है, और ये विधि निर्माण का कार्य या फिर कानून बनाने का कार्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सदन, संयुक्त सत्र का मतलब ये है कि इन दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की बात कर रहा है। तो इन दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कब होता है ना, इसकी बात की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, है ना। संयुक्त सत्र बुलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब दो चीजें हैं, पहली बात है संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है और संयुक्त सत्र कब नहीं बुलाया जाता है, कब नहीं बुलाया जा सकता। ये दोनों चीजें जानना जरूरी है। इसके लिए जानना जरूरी है कि संविधान में जो विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, वो लोकसभा में भी प्रस्तुत हो सकते हैं या राज्यसभा में भी प्रस्तुत हो सकते हैं, धन विधेयक को छोड़ करके। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। बाकी साधारण विधेयक हो, वित्त विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, वो सभी भी आपके लोकसभा में भी प्रस्तुत होंगे और राज्यसभा में भी प्रस्तुत होंगे। तो अब बात कर रहे हैं, यहां पर हम ज्वाइंट सेशन की बात कर रहे हैं, है ना। हम ज्वाइंट सेशन की बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट सेशन कब बुलाया जाएगा, लोकसभा का और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन हम कब बुलाएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि लोकसभा ने कोई बिल पारित किया, अब पहले एक चीज क्लियर ही कर देते हैं कब नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक जो आपका है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये आपको याद रखना है। संविधान संशोधन विधेयक पे ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से और राज्यसभा से दोनों से पारित होना अनिवार्य है। दोनों से पारित होना अलग अलग अनिवार्य है। लोकसभा से अलग पारित होगा और राज्यसभा से अलग पारित होगा, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया होगी, ये याद रखना है। दूसरा चीज है धन विधेयक जो आपका होता है, धन विधेयक पर भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि धन विधेयक पर जो एब्सोल्यूट पावर होती है, वो एब्सोल्यूट पावर आपकी किसके पास होती है, लोकसभा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा राज्यसभा का यदि विघटन, माफ करिएगा, राज्यसभा का विघटन तो कभी नहीं होता। यदि लोकसभा का विघटन हो जाए, लोकसभा का विघटन हो जाए, ठीक है, लोकसभा का विघटन हो जाए, यदि लोकसभा का विघटन हो जाए और इसके कारण से, देखो क्या होता है, हर 5 साल में लोकसभा का नया सृजन होता, नई लोकसभा आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई बिल लोकसभा से पारित हुआ है, कोई बिल लोकसभा से पारित हुआ है और लोकसभा के विघटन के पश्चात वो व्यपगत हो गया है, यानी वो बिल समाप्त हो गया है। यदि लोकसभा के द्वारा पारित कोई बिल राज्यसभा में जाता है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो बिल क्या होगा, व्यपगत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, व्यपगत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे भी बिल पे भी क्या किया जा सकता है, किसी भी प्रकार का संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होना चाहिए। इसके लिए दोनों सदनों को, इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में आईएएस की 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें दोनों सदनों को बराबर की शक्ति प्राप्त है। तो संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा को और राज्यसभा को दोनों को बराबर की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, धन विधेयक वो विधेयक होते हैं जो अनुच्छेद 110 में परिभाषित किए होते हैं, अनुच्छेद 110 में परिभाषित किए होते हैं, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा
जिनको धन विधेयक के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो धन विधेयक होते हैं, इसमें पूरी की पूरी पावर लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है। तो ऐसे विधेयक और लोकसभा के विघटन के परिणाम स्वरूप यदि किसी विधेयक का व्यपगत हो गया है तो ऐसे विधेयकों पर क्या हो सकता है, किसी भी तरीके का संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। ये अपने दिमाग में पहले लिख लेना है आपको, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, कब बुलाया जाएगा। सबसे पहली चीज, ये दोनों सदनों के, जैसे मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल प्रस्तुत हुआ, अब यहाँ पे एक तो आपका जो आपका एक है आपका साधारण विधेयक सरकार के पक्ष के द्वारा या निजी पक्ष के द्वारा साधारण विधेयक जो होते हैं। तो जो साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है, ये दोनों जो है आपके ज्वाइंट सेशन में जाते हैं। मानिए लोकसभा में कोई बिल प्रस्तुत हुआ, कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, ठीक है, कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लोकसभा से वो राज्यसभा में चला गया। कहां चला गया? लोकसभा से राज्यसभा में। कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद वो राज्यसभा में चला गया, ठीक है, क्लियर है। कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और इसके बाद वो राज्यसभा में वो विधेयक चला गया, लेकिन राज्यसभा ने क्या किया, इस बिल में ऐसे संशोधन कर दिए जिससे लोकसभा सहमत नहीं है। तो यदि कोई विधेयक पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन के द्वारा उस विधेयक पे संशोधन कर दिया जाता है, जिससे पहला सदन जहां से वो बिल पारित होकर आया था वो असहमत हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति पर लोकसभा, ठीक है, बहुत क्लियरली इसको समझना है। ऐसी स्थिति पर लोकसभा, यहां पर क्या होगा, एक दोनों के बीच में गतिरोध पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिरोध दोनों सदनों के बीच में। क्योंकि आपको पता है कि बिल जो है दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, वैसे में दोनों सदनों से पारित नहीं होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा। किस लिए? ताकि ये जो विधेयक पे गतिरोध हुआ है, इस विधेयक पे चर्चा हो जाए और चर्चा होने के साथ इस पे मतदान करा के इसे पास करवा लिया जाए। आमतौर पे एक चीज आपको बताता हूं, ये बहुत क्लियरली आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, बहुत इजीली आप इसे समझिएगा, बहुत इसको समझना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस है। एक मिनट। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सारी चीजों को, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझ में आ रही है ना मेरी बात? हाँ, तो अब एक चीज और यहाँ पर यह समझना है हमें कि जो संयुक्त सत्र होता है, ज्वाइंट सेशन होता है, ये बुलाया किस लिए जाता है? चर्चा और मतदान के लिए। किस लिए बुलाया जाता है? चर्चा और मतदान के लिए, जिस बिल पर गतिरोध हुआ है दोनों सदनों के बीच में, ताकि इस गतिरोध को दूर किया जा सके। लेकिन देखा जाए तो लोकसभा सदस्यों की संख्या तो बहुत ज्यादा है ना, 552 सदस्य हैं। यहाँ पर तो संख्या बहुत कम है, 250 सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सदन के सदस्य यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कोरम इसमें दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या का 1/10 इसका गणपूर्ति होती है, कोरम होती है, 10% ही इसका कोरम होता है, गणपूर्ति होती है, ठीक है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये सत्र में लोकसभा प्रभावी रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बिल पारित कराया जाता है वो बिल में लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए उपस्थित और मतदान के बिल से ही वो पारित हो जाता है। ऐसे में राज्यसभा की स्थिति यहाँ पर बहुत प्रभावी नहीं होती है। या तो साधारण बहुमत द्वारा पारित हो गया, ठीक है, उपस्थित के मतदान का बहुमत है ना, या उपस्थित और जो बिल की प्रकृति के ऊपर है। तो कहना है वहां पर भी जो संयुक्त सत्र होता है, इस पे भी लोकसभा सबसे ज्यादा प्रभावी होती है, ठीक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक लोकप्रिय सदन है, जनता के द्वारा चुनकर आए गए लोग हैं इसमें। तो यहाँ पर भी संयुक्त सत्र इक्वल टू लोकसभा मान सकते हैं आप, एक बार ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर राज्यसभा भी पहुंचेगी तो दोनों के बीच एक डिबेट होगी, लोकतांत्रिक डिबेट होगी, लोकतांत्रिक चर्चा पर चर्चा होगी, इसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं इसको, आगे की बातें यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या थी? लोकसभा संयुक्त सत्र संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं बुलाया जा सकता, धन विधेयक पे नहीं हो सकता है। लोकसभा का यदि विघटन हो जाता है ना, तो जो बिल है व्यपगत हो सकते हैं, इस पे भी संयुक्त सत्र नहीं हो सकता। होगा कब? जब दोनों सदनों के बीच में किसी बिल पर गतिरोध हो जाए। पहली चीज तो ये, पहला पॉइंट ये है।
दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है इस पे, यदि एक सदन ने कोई बिल पारित किया, मान लो लोकसभा ने विधेयक पारित किया या राज्यसभा ने विधेयक पारित कर लिया, दूसरे सदन ने उसे 6 माह से ज्यादा की अवधि के लिए क्या कर दिया, 6 माह से ज्यादा की अवधि के लिए उसे रोक लिया, 6 माह से ज्यादा की अवधि के लिए उसको क्या किया, रोक लिया। यदि ऐसा भी होता है तो क्या होगा, ऐसे में भी गतिरोध उत्पन्न हो गया, ऐसा माना जाएगा, राष्ट्रपति ऐसा मानेंगे कि दोनों सदनों के बीच में चले कि कोई भी बिल यदि किसी सदन से पास होकर के दूसरे सदन में जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर उसे पास करना होगा। 6 महीने से ज्यादा की समय अवधि होगी तो ऐसा माना जाएगा कि दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और संयुक्त सत्र जो है यहाँ पर फिर से स्थापित हो जाएगा, संयुक्त सत्र को ध्यान में रखा जाएगा। इसके बाद एक चीज और हो सकती है, मान लो राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित किया, लोकसभा उसे मानने से ही इनकार कर दे उस विधेयक को, ठीक है, तो ऐसे में भी यह माना जाएगा कि दोनों सदनों के द्वारा क्या हो गया, दोनों के मध्य गतिरोध हो गया। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि दोनों सदनों के बीच में आपस में विश्वास होना चाहिए। यदि दोनों सदन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, चाहे वो संशोधनों को लेकर के हो, चाहे पारित विधेयकों को लेकर के हो, या फिर 6 माह से ज्यादा अवधि के बाद जो है विधेयक को रोक करके रखते हैं, तो ऐसे में राष्ट्रपति महोदय समझेंगे कि दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो गया है और गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र को आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और समझ के रखना है आपको, संयुक्त सत्र जो आपका होता है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते उस दौरान तो उनकी अनुपस्थिति पे लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और यदि लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो पाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसका जो है कार्य करेगा उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है। और यदि उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। यह भी ध्यान रखिएगा, इतनी चीज। तो अब सीधी 3-4 बातें फिर से रिवाइज कराऊंगा। संयुक्त सत्र का क्यों बुलाया जाता है, यदि दोनों सदनों के मध्य किसी भी कानून को लेकर के गतिरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, जिसमें लोकसभा का ही बोलबाला होता है और ये दोनों के मध्य चर्चा और मतदान को लेकर के सदन में बिल पारित कराने के उद्देश्य से करवाया जाता है। तो ये रहा आपका संयुक्त जो सत्र है उससे जुड़ा हुआ, अनुच्छेद 108 से जुड़ा हुआ ये पूरा टॉपिक। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी निकलेंगे, मेंस में भी और पीटी में भी, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग इसको लगातार करते रहिए।